गुड डे स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम लोगों ने पार्ट 1 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वन, आज हम लोग पार्ट 2 में आगे के पार्ट के बारे में देखते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन ऑफ, देर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल प्रॉपर हो, लैंड हो उनके पास अच्छा, वाटर हो, लेबर हो, पावर, किसी भी इंडस्ट्री को काम कराने के लिए पावर की ज़रूरत, कैपिटल मीन्स उनके पास पूंजी हो, पूंजी से रिलेटेड यानी पैसे हो उनके पास, ट्रांसपोर्ट हो कंपनी के पास, यानी कि अब रॉ मटेरियल कंपनी में आ गया, इंडस्ट्रीज़ में आ गया, अब उससे नई थिंग्स बना दी गई, अब उनको ले जाने के लिए मार्केट में बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। फिर है सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर सेटिंग अप द न्यू एनी इंडस्ट्रीज़, यानी किसी भी इंडस्ट्रीज़ के पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रॉ मटेरियल उसके पास प्रॉपर अच्छे से मिलता रहे। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर द प्लेसेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल प्रॉपर से अच्छे से उपलब्ध हो सकें। एज दे यूज़ हैवी बल्कि रॉ मटेरियल सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, इसीलिए जैसे कि उस एग्जांपल दी गई आयरन स्टील, शुगर मिल्स, ये अक्सर रॉ मटेरियल जहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सके वहीं पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, लैंड। फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री सफिशिएंट लैंड इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड फॉर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी लैंड कमी, सफिशिएंट लैंड हो कंपनी के पास ताकि वो अपने बिल्डिंग को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सके और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं जो वो भी उनको अच्छे से डेवलप कर सके। लेबर, सम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, यानी कुछ इंडस्ट्रीज इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ह्यूज स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड मैन पावर परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, कई सारी एक्टिविटीज़ कंपनी में करने के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाना है, मशीनों को चलाना है, उसके लिए भी मैन पावर चाहिए होती है। कॉटन टेक्सटाइल वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको लार्ज नंबर ऑफ पीपल की नीड होती है। रिक्वायर टू प्लकिंग ऑफ कॉटन बॉल्स, कॉटन को कलेक्ट करना, बॉल्स स्पिनिंग, उनकी कताई करना, बुनाई करना, डाइंग यानी कलरिंग करना, फिर इसके लास्ट वन ऑफ पैकेजिंग करना प्रोडक्ट बन जाने के बाद। देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप ऑफ लेबर, इन सब कामों के लिए उन्हें कंपनी को चीप लेबर यानी सस्ते लेबर्स की ज़रूरत होती है। पावर, अब कंपनी में फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में मशीनों को चलाने के लिए पावर और एनर्जी मस्ट बी रन मशीनरी टू द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को अच्छे से काम कराने के जो उसमें मशीनें हैं उसके लिए पावर की नीड है। कंटिन्यू उनको पावर मिलता रहे ताकि उसका सारा काम आसानी से हो सके। कंटिन्यू सप्लाईज, एल्युमिनियम एंड कॉपर स्मेल्टिंग विच रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर, कुछ स्पेशली एल्युमिनियम और कॉपर की गलाने वाली मशीनें हैं उनको कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल पर्पसेस वाया परचेज लैंड, ज़मीन खरीदने के लिए पूंजी चाहिए होगी। कैपिटल गुड्स, सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए और अदर एक्सपेंसेस में भी उनको कंपनी को कम पूंजी की नीड होगी, कैपिटल की नीड पड़ेगी, मीन्स उनको पैसों की नीड होगी। कैपिटल कवर्ड यहाँ पर रुपीज़ से है। देयरफॉर देयर शुड बी प्रॉपर बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटीज़ अराउंड द इंडस्ट्री, यानी उसी इंडस्ट्रीज़ के आसपास प्रॉपर अच्छे से बैंकिंग सुविधाएं भी हों
ताकि उनको परेशानियां ना हो, पैसों से टाइम टू टाइम जैसी भी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको फंड मिलता रहे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी वेल कनेक्टेड विद द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी इंडस्ट्री जैसे जगह पर हो आसपास हाईवे हो, ताकि वहाँ से उनको रॉ मटेरियल हुआ, प्रोडक्ट बन जाने के बाद मार्केट में ले जाना है, उसके लिए प्रॉपर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी अच्छे से हों। रोड, रेलवेज, एयरवेज as the faculties are required to carry raw material to the industries and the finished product to the markets। वही यानी प्रोडक्ट बन जाने के बाद वो मार्केट में चला जाए, रॉ मटेरियल है तो वो इंडस्ट्रीज़ में आ जाए तुरंत। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर सेकंड, मार्केट। वाट एवर इंडस्ट्री वी आर सेटिंग अप देयर शुड बी मार्केट अवेलेबल नियर बाय दैट एरिया टू कंज्यूम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज़, यानी जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज ने बनाया है वो मार्केट में जा चला जाए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर सम और ऑल दिस फैक्टर आर ईजिली अवेलेबल। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें कुछ फैक्टर ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर, यानी गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करती है, उनको सब्सिडाइज में पावर देती है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी खर्चा कम करती है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो द इंडस्ट्रीज़ में बी लोकेटेड बैकवर्ड एरियाज़, और जैसे कुछ समाज के पिछड़े एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट कराती है गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट, उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और टाउन्स एंड सिटीज़, वहाँ के शहर और कस्बों का ग्रोथ होता है। एज पीपल हु वर्क इंडस्ट्रीज, वहाँ के लोग लोकल के उस इंडस्ट्रीज में आसानी से काम कर सकते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। अराउंड इट डिफरेंट सर्विस स्टार्टेड दिस एरिया न्यू सिटीज़ एंड टाउन बॉर्न, ऐसा करने से नए शहरों और कस्बों का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट इनपुट। अब क्या है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम में मेनली 3 चीज़ें हैं। इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स आ गए, प्रोसेस यानी अब कुछ प्रोसेसिंग होगा वहाँ पर, फिर इसके बाद सेकेंड वन ऑफ हमको क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे। द इनपुट्स आर दी रॉ मटेरियल्स, वो लिखा है जो इनपुट्स हैं वो हमारे क्या है, रॉ मटेरियल हैं। लेबर्स एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रोसेसिंग में आ जाएगा। The processes include the wide range of activities that convert raw material to finished products। इसके बाद क्या मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा। The outputs are the end of product and the income, and फिर उसी आउटपुट से क्या मिलेगा हमको, इनकम मिलेगी जिससे हम लोग पैसे कमाएंगे। फिर है इंडस्ट्रियल रीजन्स, कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स उसके बारे में देखना है। Industrial regions, when a number of industries are closely packed to each other, closely located to each other, new industrial regions emerge. The industrial regions share the benefits of their closeness. It is not easy to identify industrial regions separately। कहा गया है मतलब जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे के पास में ही हो, क्लोजली लोकेटेड हो। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन, इससे क्या होता है, पूरा वो एरिया एक नया औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप करता है। इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल रीजन सेपरेटली, हम किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन को अलग अलग सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर ऑफ द वर्ल्ड एंड ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, जो वर्ल्ड के मेनली इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में एंड ईस्टर्न एशिया में। नेक्स्ट, वी फाइंड फॉलोइंग टेंडेंसीज अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, कौन सी चीज़ें वहाँ फाइंड होती हैं। देयर आर मेनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, अधिकतर इंडस्ट्रीज में देखा गया है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये टेम्परेट रीजन के आसपास हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेट रीजन में ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के जो लोग हैं और जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने लोगों को
काम करने में भी आसानी रहती है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो दिक्कत होगी काम करने में वहाँ पर, और ज़्यादा सर्दी होगी तो भी काम करने में दिक्कत होगी। अगर काम करने में वहाँ दिक्कत होती तो वहाँ के प्रोडक्शन में कंपनी को फ़र्क पड़ेगा। मैनी इंडस्ट्रीज रीजन आर फाउंड इन नियर सी पोर्ट्स। कई सारी इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, सी पोर्ट्स के आसपास हैं। दे आर स्पेशली फाउंड इन नियर कोल फील्ड्स, जहाँ पर कुछ ऐसी हैं जो नियर कोल फील्ड्स हैं, यानी कोयले की खदानों के आसपास कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। वाई? क्योंकि वहाँ पर आसानी से उनको कोयला उपलब्ध हो जाएगा जो उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा होगा ह्यूज अमाउंट में, इसलिए वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर कोयले फील्ड्स के आसपास होती हैं। नेक्स्ट अब पढ़ना है इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स, कौन कौन से एरियाज़ हैं? सेवरल रीजन्स आर फाउंड इन इंडिया सच एज मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, वडोदरा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सारे इंडियाज़ की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज रीजन है जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके बारे में देखना है हम लोग को। इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन 1854 इन मुंबई, यानी जो भारत में इंडस्ट्रीज़ की स्टार्टिंग जो है वो 1854 मुंबई से हुई है। और उस इंडस्ट्रीज़ का नेम क्या था? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश। तो भारत में 1854 में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इन 1855 जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता। 1855 में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की गई है। फिर है उसमें फॉरेन कोलेब्रेशन एंड कैपिटल, जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई है इसमें फॉरेन कोलेब्रेशन भी और कैपिटल यानी विदेशी लोगों ने भी इसमें सहयोग किया था और अपनी पूंजी भी लगाई थी। एट द मीन टाइम यानी इसी टाइम में कोल इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो स्टार्टेड, सेवरल इंडस्ट्रीज वर डेवलप ड्यूरिंग द फीस्ट, यानी इसी टाइम पे कोल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही थी। द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स, और फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी गवर्नमेंट के हेल्प से यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, सच एज स्टील, शुगर, सीमेंट, ग्लास, केमिकल, सोप, वेजिटेबल ऑयल, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। बट द रियल बिग डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी इस टाइम में इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी बट जो रियल डेवलपमेंट था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के आने के बाद स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रीज एरियाज में। ड्यूरिंग दैट पीरियड 3 स्टील प्लांट्स वर स्टार्टेड अंडर द पब्लिक सेक्टर एंड 2 वर इन प्राइवेट सेक्टर। क्या हुआ इसके बाद? 5 ईयर्स प्लान्स के बाद पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में के अंडर में टोटल 3 प्लांट्स डेवलप किए गए इंडस्ट्रीज़ के। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया में उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये फर्स्ट थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो मेनली 3 हैं इंडिया में। इंडस्ट्रीज आर among them the iron industry, textile industry, older ones and IT industries, new developed industry। जैसे जानते हैं आयरन इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल ही पुरानी इंडस्ट्री। नई इंडस्ट्री जो उभर के आई है इस टाइम पे वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में IT सेक्टर के नाम से लोग जानते हैं। द आयरन इंडस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन जर्मनी,
यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज मेनली डेवलप इन इंडिया। ये बात याद रखेंगे हम लोग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेनली डेवलप हुई कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर हैं। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो मेनली शुरुआत है वो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान से हुई है। सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया आर द मेजर हब्स। तो जो आईटी सेक्टर के लिए सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और इंडिया में बेंगलुरु रीजन, ये हब्स माने जाते हैं। हब्स का मीन्स मेन सेंटर हैं ये किसके? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं आगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आल्सो कंप्रेसेस वेरियस इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। यानी इनपुट्स हुए, प्रोसेसिंग हुई, फिर हमको आउटपुट्स मिले। फॉर एग्जांपल, अगर रेलवे का जो कोच है उसका व्हील प्रिपेयर होना, सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसको प्रोसेसिंग होगी कुछ, देन फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर हमको व्हील प्राप्त होगा। दिस एक्ट एज अ फीडर अदर इंडस्ट्रीज एज प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल मशीनरी टू अदर इंडस्ट्रीज। यानी ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ये बेसिक नीड है किसी भी इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए। तो आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन आर द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। यानी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की क्या है? मेन है। इन्वॉल्व्स इन मैनी स्टेजेस सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल पुट इन द ब्लास्ट। अब से मतलब बनता कैसे? ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग देन इज रिफाइंड वीन ऑब्टेन स्टील फॉर्म आउटपुट। यानी आयरन से स्टील में प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसके लिए फर्ने भट्टियों में उसको स्मेल्ट यानी गलाया जाता है, तो इसके बाद हमको स्टील प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ स्टील। यानी स्टील की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे जानते हैं हम लोग, स्टील एक प्रकार का एलॉय है। स्टील इज द आउटपुट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विच इज़ वेरी टफ, यानी काफ़ी हार्ड होता है। बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्युमिनियम, निकिल एंड कॉपर, यानी इन तीन चीज़ों को मिलाकर स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड, इसको बनाया जाता है। दीज एलॉयज गिव टू स्टील अनयूजुअल, इसमें अनयूजुअल हार्डनेस आ जाती है, टफनेस आ जाती है और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, और रस्ट का मीन्स और जो इसको जंग से ही रेजिस्ट करता है, बचाता है। स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को क्या बोला गया है? मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन बोला गया है। एज इट प्रोवाइड्स टूल्स इन मशीनरी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, जो कि अदर इंडस्ट्रीज में मशीनरी में टूल्स में स्टील का ह्यूज अमाउंट में यूज़ होता है। ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, बसेस, ऑटोज़, यानी इन सभी चीज़ों में, ट्रांसपोर्ट की भी जितनी चीज़ें हैं उनको बनाने में भी किसका यूज़ होता है? स्टील का यूज़ होता है। आर मेड फ्रॉम स्टील। द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस द स्टील मशीनरी एंड पाइपलाइंस आर स्टील रिस्पेक्टिवली। यानी ये सब चीज़ें भी हैं वो किससे बनी हुई हैं? स्टील से बनी हुई हैं। जो तेल निकालने वाले कुएं में जो ड्रिलिंग होती है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन चीज़ों का यूज़ हो रहा है, मशीनरी बन रही है स्टील की, पाइपलाइन जो बिछ रही है वो भी स्टील की है। तो द स्टील फ्रेमवर्क आर लार्ज बिल्डिंग्स एंड फॉर्म मशीनरी और ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील। यानी स्टील का जो काम है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। सभी चीज़ें लगभग स्टील की ही बन रही हैं क्योंकि ये ज़्यादा टिकाऊ है। नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।